नमस्कार। उम्मीद है कि आप लोग भाग 1 के प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरीके से किए होंगे और अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है, सफल लग रहा है कि इससे कहीं न कहीं छात्रों को लाभ होगा। चूँकि अभी हम लोग जो उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर एंशिएंट हिस्ट्री की जो हायर की पोस्टें आई हैं, उसके सिलेबस में भी पुरातत्व को या आर्कियोलॉजी को बहुत बड़ा रोल दिया गया है। तो यह अब सेगमेंट केवल आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, बल्कि जिसको असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तैयारी करना है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो इसलिए आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और स्किप ना करें, नहीं तो बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें छूट जाती हैं। दूसरी बात, आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हम और प्रोत्साहित हो सकें आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो देने के लिए। आज हम क्वेश्चंस के इस सेकंड श्रृंखला की ओर चलते हैं और आज पुनः हम प्रश्न आपके सामने रखते हैं और उनको डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि मध्य पाषाण युग के मानव समाधान यहाँ से पाए गए हैं, अर्थात मध्य पाषाण युग के मानव के समाधान कहाँ से पाए गए हैं। यह क्वेश्चन है आपके सामने और इसमें ऑप्शन दिया गया है बागोर, बीरभानपुर, टेरी, आदमगढ़। मध्य पाषाण काल बता दें, जो इंग्लिश मीडियम के लोग भी अगर देखेंगे तो उसको मेसोलिथिक ह्यूमन बरियल सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुए, मतलब इन चारों ऑप्शनों में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बागोर, वीरभानपुर, टेरी और आदमगढ़। तो इसका सही ऑप्शन है बागोर। अब हम इस प्रश्न को पूरी तरह से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बागोर का एक्सकवेशन किसने कराया? वी.एन. मिश्रा ने। किसने? वी.एन. मिश्रा साहब ने कराया था, ठीक है। और यहीं से ही मानव समाधान के अवशेष मिले हैं। वीरभानपुर बीबी लाल महोदय ने कराया। और इसके अलावा बीबी लाल महोदय ने बहुत से साइट्स का कराया था, जैसे बाणगंगा घाटी का एक्सकेवेशन इन्होंने कराया, हस्तिनापुर का एक्सकेवेशन इन्होंने कराया। तो बीबी लाल साहब की बहुत से, और इन्होंने बीबी लाल साहब की बहुत महत्वपूर्ण किताब है, आपको बता दें, सरस्वती फ्लोज ऑन, सरस्वती बहती है जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी किताब है द रूट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस तरह से बीबी लाल साहब का बहुत बड़ा योगदान है इस आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में। उसके अलावा अगला ऑप्शन सी है टेरी भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपकी सुविधा के लिए टेरी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि टेरी मुख्य रूप से तमिलनाडु का पुरास्थल है। कहाँ का है? ये तमिलनाडु का स्थल है और यह कोई एक पुरास्थल नहीं है। टेरी पुरास्थल जो है 11-12 पुरास्थलों का एक ग्रुप है, समूह है, ठीक है, ये ग्रुप है। और इसको जो है सैंड ड्यून्स, बालू की उपलब्धता के कारण बालू के टीलों में इन साइटों का निर्माण हुआ है। इसलिए एक बार आपसे नेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि टेरी का संबंध किससे है, उसमें दिया गया था राख के टीलों से, बालू के टीलों से। तो उसमें क्या है, बालू के टीलों वाला जो ऑप्शन होगा, सैंड ड्यून वाला ऑप्शन होगा, वही सही था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपको जो है टेरी मदद करेगा। और यह मुख्य रूप से जो है लेट स्टोन एज कल्चर साइट है और कहाँ है? तमिलनाडु में है। इससे संबंधित कई पुरास्थल हैं जिनमें कुट्ठन कुल्ली, जैसे कुट्ठन कुल्ली, और उसके बाद नाम थोड़ा सा इसका जो है अजीब है, कुल्लटूर आदि इसी तरह से स्थल है। इसमें आपको क्वेश्चन जो आएगा आपको मेन रूप से यही आता है कि टेरी का संबंध किससे है, और टेरी का संबंध किससे है? सैंड ड्यून से है, यानी कि बालू के राख के टीलों से है। और इन क्षेत्रों में जो है बी सुब्बा राव साहब ने काम किया है, ठीक है। तो ये आप जो है इसको मोटा मोटी याद रखिएगा, आपको काम देगा। उसके बाद अगला है आदमगढ़। आदमगढ़ आर.बी. जोशी। आदमगढ़ क्या है? इसके
आर.बी. जोशी। आर.बी. जोशी इसके एक्सकेवेटर हैं। और यहाँ से आदमगढ़ से क्या है, बूचड़ खाना का एविडेंस मिला है। इसका बूचड़ खाना का। तो इस तरह से आप इसको याद करिएगा। तो देखिए आप 7-8 क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन से बन गए, तो इसको आप लोग हैं याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोटदीजी का उत्खनन किसने किया? ठीक, कोटदीजी महत्वपूर्ण पुरास्थल है। इसका एक्सकेवेशन उत्खनन कार्य किसने किया? तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका उत्खनन किसने किया। ऑप्शन में है हु वाज द एक्सकेवेटर ऑफ कोटदीजी। इसके ऑप्शन में है आपके F.A. खान, जॉर्ज डेल्स, जॉन मारी कसाल, सर मार्टिमर व्हीलर। अब आपको उम्मीद है कि आपको पता होगा। तो इसके एक्सकेवेटर कौन है, उत्खननकर्ता कौन है? कौन है? F.A. खान। कोटदीजी का एक्सकेवेटर कौन है? F.A. खान। ठीक, तो अब हम बाकी तीनों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये कौन कौन से लोग हैं। मुख्य रूप से आप इसमें हम देखते हैं व्हीलर महोदय को। ठीक है, व्हीलर महोदय क्या, आप जानते हो कि व्हीलर महोदय 1944 में डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI बनते हैं। ठीक, जब ये डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI बनते हैं तो ये तक्षशिला में सर्वप्रथम सबसे पहले भारत के जो नए लड़के उस समय पुरातत्व में रुचि रख रहे थे, जिनमें बीबी लाल साहब का नाम महत्व से लिया जाता है, तक्षशिला में ये भारत के नए बच्चों को ट्रेनिंग देते थे पुरातत्व के क्षेत्र में, जिससे कि क्या है, भारत में पुरातत्व का डेवलपमेंट हो सके, भारत में पुरातत्व का विकास हो सके। और वो छात्र जो वहाँ पर 6 महीने की ट्रेनिंग तक्षशिला में लेते थे, वो वहाँ से ट्रेनिंग लेकर अन्य क्षेत्रों में जाएं और उत्खनन का कार्य करें। तो उसमें ट्रेनिंग लेने वालों में जो थे, उनमें बीबी लाल साहब भी थे। बीबी लाल साहब ने भी तक्षशिला से ही सबसे पहले ट्रेनिंग ली थी। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है व्हीलर साहब की। तो व्हीलर साहब ने स्तरीकरण, भारत में अगर पूछा जाए कि भारत में स्तरीकरण के प्रणेता कौन है, स्ट्रेटिग्राफी, किसके? स्ट्रेटिग्राफी, स्तरीकरण के प्रणेता कौन है भारत में? तो वो मार्टिमर व्हीलर साहब को माना जाता है भारत में। और विश्व के संदर्भ में पिट रिवर्स को माना जाता है, ये याद रखिएगा। विश्व के संदर्भ में स्ट्रेटिग्राफी के लिए पिट रिवर्स है। और भारत में सबसे पहले इस पद्धति को, या भारतीय उपमहाद्वीप में स्ट्रेटिग्राफी को कौन इंट्रोड्यूस किया, कौन लागू किया? तो सर मार्टिमर व्हीलर थे। इसको आप जो है ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा सर मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा की खुदाई कराई। उसके बाद अरिकामेडू का उत्खनन कराया। दक्षिण भारत में साइट है अरिकामेडू, वहाँ का उत्खनन कराया। उसके बाद एक साइट है ब्रह्मगिरी, वहाँ का उत्खनन कराया। तो इस तरह व्हीलर साहब का भारतीय पुरातत्व में बहुत बड़ा योगदान है। तो देखिए अब ये आपका क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। तो अब देखिए एक साथ आपने कितने सेगमेंट कवर किए, जो आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पालतू गाय बैल का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ डोमेस्टिक काऊ एंड ऑक्स? ठीक, गाय बैल का या कैटल का क्या नाम है? तो इसमें ऑप्शन है आपका बॉस नेमेडिकस, बॉस इंडिकस, बॉस बांटेंग, बॉस प्रिमिजीनियस। ठीक, तो इसमें इनका नाम है बॉस इंडिकस। ठीक, ये आपको जो है समझिए। बॉस नेमेडिकस के प्रमाण हमें जो है, जो बॉस ने, ये मेडिकस नहीं है, नेमेडिकस है, ना छूट गया है आगे टाइपिंग में, नामेडिकस है। नामेडिकस के प्रमाण हमें नर्मदा घाटी में मिलते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बॉस इंडिकस। अगला क्वेश्चन है, प्री हिस्टोरिक इंडिका के लेखक कौन है? प्री हिस्टोरिक इंडिया के लेखक कौन है? तो आप बताइए। वाल्टेयर फेयर सर्विस, स्टुअर्ट पिगट, D.H. गार्डन,
एफ ए दुर्रानी। तो प्री हिस्टोरिक इंडिया के लेखक कौन है? स्टुअर्ट पिगट, यानी आपका पी ऑप्शन सही है। ठीक है, और अब बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, बाकी ऑप्शंस को। तो एक ऑप्शन है आपका ए वाल्टर फेयर सर्विस। वाल्टर फेयर सर्विस आपके अमेरिका के एक बहुत अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट थे और उन्होंने द रूट्स ऑफ एंसेंट इंडिया, क्या द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया, द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया लिखा। वाल्टर फेयर सर्विस ने द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया लिखा है, ये याद रखिएगा। और डी एच गार्डन ने लिखा है, टी एच गार्डन ने जो पुस्तक लिखी है द प्री हिस्टोरिक बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कल्चर, द प्री हिस्टोरिक बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कल्चर। ठीक है, इंडियन कल्चर, द प्री हिस्टोरिक बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कल्चर इन्होंने लिखी है। उसके बाद एफ ए दुर्रानी। एफ ए दुर्रानी, आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ कि रहमान डेयरी का नाम सुना होगा, जो प्राग के हड़प्पन या प्री हड़प्पन पुरा स्थल है। तो रहमान डेयरी के एक्सकेवेटर जो है वो एफ ए दुर्रानी है और इन्होंने फर्दर एक्सकेवेशंस एट रहमान डेयरी लिखा है। क्या लिखा है? फर्दर एक्सकेवेशंस एट रहमान डेयरी। ठीक है, फर्दर एक्सकेवेशंस एट रहमान डेयरी। तो यहाँ पर इन्होंने इसको लिखा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। कहाँ के एक्सकेवेटर हैं ये दुर्रानी? तो रहमान डेयरी के। क्या है, कौन सी साइट है? तो प्री हड़प्पन साइट है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है, भारत में उगाए गए धान के प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिले हैं? पहला ऑप्शन है कोल्डीवा, दूसरा है इनाम गांव, तीसरा है कायथा, चौथा है आहड़। ठीक, तो धान के प्राचीनतम अवशेष किससे मिले हैं? कोल्डीवा से मिले हैं। एक कोल्डीवा का एक्सकेवेटर कौन है? GR शर्मा। ठीक, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अभी जो प्रेजेंट समय में अगर धान के प्राचीनतम प्रमाण की बात की जाए, एंशियंट एविडेंस ऑफ राइस, अगर भारत में इस समय वर्तमान समय में प्रेजेंटली इफ वी टॉक अबाउट द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस ड्यूरिंग दिस प्रेजेंट सिनेरियो, देन वी विल गो विद द ऑप्शन ऑफ लहुरा देवा। क्या ऑप्शन होगा? लहुरा देवा। ठीक है, लहुरा देवा इसका सही ऑप्शन होगा। अगर अभी वर्तमान समय में पूछा जाए, अगर ऑप्शन में कोल्डीवा और लहुरा देवा दोनों दिया हो तो लहुरा देवा सही होगा। ठीक है, तो लहुरा देवा इसका प्राचीनतम प्रमाण है। इसके एक्सकेवेटर कौन है लहुरा देवा के? राकेश तिवारी सर हैं, आदरणीय राकेश तिवारी सर हैं। ठीक है, ये DG भी रह चुके हैं, डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से। ठीक है, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण खोजें की हैं, जिसमें लहुरा देवा एक महत्वपूर्ण पुरास्थल। इसके अलावा इन्होंने आयरन पे भी बड़ा अच्छा काम किया है। गंगा घाटी के पुरातत्व में सर का बहुत अहम योगदान है। अब अगला देख लेते हैं, इनाम गांव। इनाम गांव के एक्सकेवेटर कौन है? MK धवलिकर। कौन है? MK धवलिकर। कायथा के एक्सकेवेटर कौन है? VS वाकड़कर। कौन है? VS वाकड़कर। VS वाकड़कर कायथा के अलावा और कहाँ के एक्सकेवेटर हैं? VS वाकड़कर ने क्या है, भीमबेटका का एक्सक्यूशन कराया। और वर्तमान समय में भीमबेटका के जो लोअर लेवल से हमें लोअर पैलियोलिथिक के एविडेंस भी मिलते हैं। और भारत का सबसे महत्वपूर्ण प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट का स्थल है भीमबेटका। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं आहड़। आहड़ का एक्सकेवेटर SD संकालिया ने कौन थे? SD संकालिया साहब थे, इन्होंने कराया यहाँ का एक्सक्यूशन। ठीक है, आहड़ का। तो अब हम लोग
आगे चलते हैं। वैशाली का उत्खनन इन्होंने किया। ऑप्शन में है A.K. नारायण, B.P. सिन्हा, K.K. सिन्हा, T.N. रॉय। द एक्सकेवेटर ऑफ वैशाली, A.K. नारायण, B.P. सिन्हा, K.K. सिन्हा, T.N. रॉय। तो इसका सही ऑप्शन जो है आपका है B.P. सिन्हा। वैशाली के एक्सकेवेशन B.P. सिन्हा ने कराया। इनके साथ सीताराम रॉय प्लस A.S. अल्तेकर, ठीक है, A.S. अल्तेकर थे। और अब हम लोग जो है बाकी तीनों ऑप्शन पे देख लेते हैं। तो A.K. नारायण साहब काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबंधित थे और बहुत विद्वान थे। इन्होंने राजघाट का एक्सकेवेशन कराया और रोमन कॉइन्स पे इन्होंने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी। कहाँ का? राजघाट का एक्सकेवेशन कराया। और अभी अयोध्या का भी एक्सकेवेशन इन्होंने करवाया था, लेकिन किन्हीं कारणों से रिपोर्ट पब्लिश नहीं हो पाई थी। उम्मीद है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा जल्द ही उस रिपोर्ट का पब्लिकेशन किया जाएगा। ये एक्सकेवेशन 1971 में उन्होंने किया था अयोध्या का, A.K. नारायण साहब ने। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है जो अभी तक जो है। उसके बाद K.K. सिन्हा की बात कर लेते हैं। तो K.K. सिन्हा ने श्रावस्ती का उत्खनन कराया था। किसका? श्रावस्ती का। ये याद रखिएगा, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं B.P. सिन्हा और K.K. सिन्हा में। B.P. सिन्हा कहाँ के एक्सकेवेटर हैं? तो वो है वैशाली के। K.K. सिन्हा कहाँ के एक्सकेवेटर हैं? तो वो है श्रावस्ती के। ये इन्होंने एक्सकेवेशन सेट श्रावस्ती लिखा है। उसके बाद अब T.N. रॉय साहब की बात कर लेते हैं। तो T.N. रॉय साहब भी BHU से संबंधित थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबंधित थे। इन्होंने राजघाट के उत्खनन में, उसके बाद जो है प्रहलादपुर के उत्खनन में, भाग लिया था। ठीक है। इन्होंने द गंगेज सिविलाइजेशन नामक पुस्तक भी लिखी थी। क्या? द गंगेज सिविलाइजेशन, इन्होंने द गंगेज सिविलाइजेशन नामक पुस्तक भी लिखी थी। ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग अगला चलते हैं। मेहरगढ़ का स्थल किस नदी के किनारे है? ठीक। मेहरगढ़ किस नदी के बैंक पे, किस रिवर बैंक पे मेहरगढ़ स्थित है? ठीक है। तो पहला ऑप्शन है सिंधु, दूसरा है हेलमंड, तीसरा है बोलन, चौथा है झेलम। तो मेहरगढ़ किसके? बोलन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। मेहरगढ़ किसके किनारे स्थित है? बोलन के किनारे स्थित है। और मेहरगढ़ से क्वेश्चन और बहुत महत्वपूर्ण है। मेहरगढ़ से हमें भारतीय उपमहाद्वीप में संस्कृतियों का कल्चरल सीक्वेंस प्राप्त होता है। बहुत ही अच्छी हैबिटेशनल साइट है ये। और यहाँ से जो है हमें प्रारंभिक काल से लेकर जो है डेवलप्ड फेज तक के एविडेंस एक ही जगह से मिलते हैं, जो बहुत मायने रखता है। उसके बाद अब बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो सिंधु नदी के किनारे कौन है? सिंधु नदी के किनारे कौन सा पूरा स्थल है? तो मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, मोहनजोदड़ो। उसके बाद हेलमंड नदी मुख्य रूप से अफ़गानिस्तान की जो है सबसे बड़ी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द अफ़गानिस्तान। हेलमंड रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द अफ़गानिस्तान। और हेलमंड नदी के नाम के आधार पर, जैसे भारत में पहले वर्तमान जो है सिंधु और सरस्वती के नाम से, या सरस्वती सिंधु के नाम से जैसे सभ्यता का नाम किया गया है, वैसे अफ़गानिस्तान और ईरान के ईस्ट ईरान यानी पूर्वी ईरान और दक्षिणी अफ़गानिस्तान के क्षेत्रों में हेलमंड नदी के नाम पर ही हेलमंड संस्कृति विकसित हुई है। हेलमंड संस्कृति के प्रमाण मिले हैं, जिनकी तिथि 3000 BC जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके बाद झेलम
झेलम के किनारे अनेक पुरातन स्थल स्थित हैं, लेकिन एक कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से होगी याद कि यहाँ पर सिकंदर का घोड़ा बुकेफला यहीं पर जो है गिर के घायल होके मरा था। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आस्को पारपोला कौन? आस्को पारपोला इस लिपि के ऊपर काम करते हैं। मतलब आस्को पारपोला जो है, जो नीचे स्क्रिप्ट्स दी गई हैं, इसमें से किस स्क्रिप्ट के ऊपर जो है आस्को पारपोला ने काम किया है? क्यूनिफॉर्म, खरोष्ठी, सिंधु और ब्राह्मी। तो कौन सा है? सी। आस्को पारपोला ने जो है सिंधु पे काम किया है, सिंधु लिपि पे काम किया है। और इनके अलावा और भी लोग हैं, सिमी पारपोला, ID महादेवन, ये लोग काम कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन यहाँ पर आ जाए आस्को पारपोला की जगह पे, हो सकता है कि सिमी पारपोला, कौन? सिमी पारपोला, या आ जाए ID महादेवन। तो इन तीनों लोगों ने क्या है, सिंधु इस पे काम किया है, सिंधु स्क्रिप्ट पे। और खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का श्रेय आप जानते हैं जेम्स प्रिंसप को जाता है, है ना। उसके बाद एक और ऑप्शन है क्यूनिफॉर्म लिपि भारत की लिपि नहीं है, ये मेसोपोटामिया के क्षेत्र की लिपि है। कहाँ की? मेसोपोटामिया की। ठीक है, तो इस पे आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थर्मोल्यूमिनेंसिस पद्धति एक TL डेटिंग की है। डेटिंग की ये जो है TL मेथड शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। थर्मोल्यूमिनेंसिस पद्धति किसकी तिथि निर्धारण, इसका यूज़ जो है, जो TL डेटिंग का यूज़ हम किस वस्तु में करते हैं जिससे कि उसकी डेटिंग प्रॉपर वहाँ से आ सके? तो मृदभांड मतलब पॉटरी, शंख, अस्थि, धातु। तो इसका प्रयोग हम लोग जो है मृदभांड यानी पॉटरीज पे करते हैं। F डेनियल ने इसको जो है सबसे पहले प्रपादित। TL डेटिंग का जो प्रतिपादक कौन था यूज़ करने वाला? F डेनियल थे। कौन थे? F डेनियल। और 1953 में इन्होंने इसको जो है क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था। 1953 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, उसके बाद अस्थि के लिए, अगर हड्डियां हैं उसके लिए फ्लोरीन एनालिसिस होती है। कौन सी? फ्लोरीन एनालिसिस इसके लिए होती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा। और आप देख रहे हैं कि एक साथ आपके काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर तैयार कराए जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको पसंद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, फिशन ट्रैक पद्धति का उपयोग किसके विधि निर्धारण के लिए किया जा सकता? ठीक है, तो फिशन ट्रैक विधि ऑप्शन है आपका मिट्टी, मतलब फिशन ट्रैक से हम कौन सी विधि नहीं होगा, यहाँ पर तिथि होगा, डेटिंग होगा। फिशन ट्रैक जो मेथड है उसको हम किस डेटिंग के लिए यूज़ करते हैं? तो पहला ऑप्शन है मिट्टी, सॉइल। दूसरा है वनस्पतिक अवशेष। ठीक है, तीसरा है ज्वालामुखी राख। चौथा है मानव अस्थि। ठीक, तो अब इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? तो सी होगा, सी, ज्वालामुखी राख। ठीक, जो टोबा एसेस होते हैं उसके लिए। ठीक है, अब भारत में आप जानते हैं कि टोबा इसके कई प्रमाण मिले हैं। मिट्टी के लिए आप जानते हो, अभी आपने पढ़ा, TL डेटिंग होती है, TL थर्मोलेंसिस डेटिंग होती है मिट्टी के बर्तन के लिए। और इसके आविष्कारक कौन है? तो F डेनियल हैं। कब हुआ था? तो 1953 में इन्होंने किया था। उसका अगला ऑप्शन है वानस्पतिक अवशेष। वानस्पति, इसके लिए पुष्प परागण विधि होता है ना। तो इसको जो है भारत में हरदीप सिंह ने डिडवाना के क्षेत्रों में इंट्रोड्यूस किया था। और इसका टेस्ट जो है लैबों में किया जाता है। डिडवाना के क्षेत्रों में इसका अध्ययन किया गया था। उसके बाद मानव अस्थि अवशेष की बात करें तो हम फ्लोरीन को जानते हैं, है ना, फ्लोरीन एनालिसिस। तो इस तरह से आप इसको जो है
सब समझने का प्रयास करिए। उम्मीद है कि आपको जो है वीडियो पसंद आ रहे होंगे और पसंद आएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग जो है जल्द ही अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग इसको अधिक से अधिक